हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी कंपैरिजन सेंटर। फिर बिहार एसएससी के थ्रू होने वाले द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 13 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व 1 से लेकर के हम लोग 12 तक जो सेट है इस प्लेटफॉर्म का उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही आपको चैनल के प्ले लिस्ट में जा करके इस सारे सेट को आप वहाँ से लगा सकते हैं। 12 तक जो सेट दिए गए हैं वो सभी को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 13 को। फिर से रहा सेट नंबर 13, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखा जाए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे थोड़ा सा जूम कर लीजिए ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले आदर्श आचार संहिता है क्या है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको डी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 में विनिर्दिष्ट किया गया था उसी को ये लोग पालन करते हैं। चुनाव के दौरान किसी को वोट लेने के लिए किसी प्रकार का धमकाना या किसी प्रकार का भ्रष्टाचार में संलिप्तता नहीं होता है। इसके तहत डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तक वो दिया हुआ है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर, आपको जल्दी से बताइए कौन सा होगा। राष्ट्रीय आपातकाल या मौलिक कर्तव्य या राष्ट्रपति का महाभियोग या वित्तीय आपातकाल। फ्रेंड्स आपको इस हम जो जैसे बोल पा रहे हैं उसी के साथ साथ में आपको कॉपी कलम लेकर के इस सेट को भी अपने से लगाना शुरू कीजिए ताकि आपको भी अपने पता चल पाए कि कितना हम अभी तक तैयारी में ना हो चुका है। इस तरह से आप साथ ही साथ बताएंगे और लास्ट में कमेंट करके बताएंगे कितना हमारा आपका स्कोर आ रहा है। तो फर्स्ट आपको इसका जल्दी से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित होता है अनुच्छेद 61 का संबंध। महाभियोग की बात की जाए फिर तो भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ में महाभियोग नहीं चलाया गया है और महाभियोग का जो प्रस्ताव होगा किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा में चाहे वह राज्यसभा में, किसी में लाया जा सकता है। 14 दिन पहले सूचना आपको देना पड़ता है सिर्फ आपको राष्ट्रपति को कि हम आपके खिलाफ में महाभियोग ला रहे हैं। इसका सूचना आपको पहले दे दी जाती है। अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो साथ ही साथ आपको फ्रेंड्स यह आपको इसके साथ आपात की बात की जाए, यहाँ पे आपातकाल की बात की, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा की गई है। तो इसमें भी बताते चले कि राष्ट्रीय आपात जो है यह 352 के तहत आपको युद्ध में, बाह्य आक्रमण में या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर होता है, ये भी याद रखेंगे। अर्थात 352 का संबंध आपको बाह्य आक्रमण से है, जबकि एक और आपको आपातकाल लगता है जो 360 के तहत लगता है फ्रेंड्स। तो यह आपको वित्तीय आपात कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। और एक और आपातकाल है जो धारा 356 के तहत आता है, 356 के तहत। तो यह कब लगता है, जब किसी सरकार में यह विशेष राज्य विशेष से संबंधित होता है। अर्थात जब किसी राज्य के सरकार विफल हो जाता है, आपको लोकतंत्र को या संवैधानिक तंत्रों को परिपूर्ण करने में असफल हो जाता है, तो वैसी स्थिति में धारा 356 लगा के उस खास जगह पर अर्थात उस खास राज्य में धारा 356 के तहत आपको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ये तीनों आपको याद रखेंगे, तीनों में से कोई भी एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को आपको याद रखना है। साथ साथ में आगे भी बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब नागौर में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था। नागौर जिला है और एक गांव का नाम है जिसको बगदड़ी, यहाँ पे पहली बार ग्राम पंचायत का आपको शुरुआत किया गया था। अगर बात की जाए कि किसके तहत यह आपको संविधान में किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत का गठन होता है, तो अनुच्छेद 40 के तहत याद रखेंगे फ्रेंड्स। 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है। वर्तमान में अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में आपको पंचायत राज की व्यवस्था नहीं है। और एक और है केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे आपको नहीं है, वह है आपका दिल्ली में, यह लागू नहीं है। बाकी अन्य जगहों पे आपको ग्राम पंचायत लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे फ्रेंड्स आपको, गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। किस एक्ट के तहत, 19 में आया था एक्ट, उसके तहत या 78 में या 58 वाला या 73 वाला अधिनियम के तहत, किसके एक्ट के तहत। तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया था, इसी के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह करने और लड़ने का
आपको काम शुरू कर दिए थे, सत्याग्रह करने का फैसला किया था इन्होंने। यह आपको किसके कार्यकाल में आता है ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 1919 का जो जेम्स आपको रॉलेट एक्ट है वह जेम्स फोर्ड के कार्यकाल में आता है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अखिल भारतीय गांधी जी का पहला आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में था जो 1919 में प्रारंभ हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट के इन्होंने 3 मंचों का उपयोग किया था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 3 मंच का उन्होंने उपयोग किया था। एक में आपको था, याद होगा फ्रेंड्स आपको, होम रूल के द्वारा भी रॉलेट एक्ट का ही विरोध हो रहा था, खिलाफत आंदोलन के द्वारा भी, और सत्याग्रह सभा, खिलाफत और सत्याग्रह सभा के द्वारा इन्होंने इसी एक्ट का विरोध कर रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। 2 नेता थे जो पंजाब में गिरफ्तार हुए थे, याद होगा आपको, एक सैफुद्दीन किचलू थे और डॉक्टर सतपाल, दोनों को गिरफ्तारी कर लिया गया था इसका विरोध करते हुए। इसी के विरोध में साथ में आप वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, 13 अप्रैल, याद होगा फ्रेंड्स आपको, 13 अप्रैल 1919 को आपको अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाया गया था, जिस पे जनरल डायर ने आपको हुक्म दे दिया कि इसे मार दिया जाए। 1000 लोग उसमें मारे गए थे जालियांवाला बाग में। इसी के साथ साथ में सभी इसी से संबंधित है, 1900 रॉलेट एक्ट 1919 से संबंधित सब है, यह भी जो ये चीज़ बताया जा रहा है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अपना नाइटहुड की उपाधि आपको सरकार को लौटा दिया था। ये सब आपको बातें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दिया हुआ है सेडान का युद्ध जो 1870 में हुआ था, इसके तहत इटली, यहाँ पर जर्मनी इटली का एकीकरण हो गया। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये बताना है फ्रेंड। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ग्रेटर हिमालय के लिए आपको हिमाद्री नाम का प्रयुक्त होता है। हिमालय की उत्पत्ति अगर देखिएगा तो टर्सियन काल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। हिमालय के स्थान पर 5 करोड़ वर्ष पूर्व टर्सियन आपको टेथिस सागर था, ये जो बाद में आपको हिमालय बन गया। हिमालय विश्व के सबसे नवीनतम वलित पर्वत में आता है, याद होगा फ्रेंड्स आपको। माउंट एवरेस्ट इसका सबसे ऊंची चोटी है, जिसका लंबाई आपको याद होगा 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI का नहीं है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, रुपए के मूल्य का निर्धारण, यह आपको RBI का काम नहीं है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बाकी अन्य जो काम हैं जैसे कि आपको करेंसी नोटों का निर्गमन करना, सरकारी बैंकर का काम करना, बैंक का काम करना, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, साख नियंत्रण, आंकड़ा का संग्रह करना या प्रकाशन करना, ये सभी काम RBI के तहत आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट होगा, जल्दी से बताइए कौन सा चुनौती है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात दिए गए ऑप्शन के हिसाब से सी, अर्थात राजनीति में धन का प्रयोग जो है लोकतंत्र के लिए काफ़ी चुनौती है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे दिए गए फ्रेंड्स आपको, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है, ये बताना है। भारत का पूछ रहा है फ्रेंड, जल्दी से बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसे जानते भी हैं आप, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात K2 जो है आपका भारत का सर्वाधिक ऊँची पर्वत शिखर है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। K2 POK के क्षेत्र में अभी वर्तमान में स्थित है, इसे हम लोग गार्डियन ऑस्टिन या K2 के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपको 8611 मीटर है। कंचनजंगा हिमालय के क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत वाले क्षेत्रों में माउंट आबू राजस्थान में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नाम सब दिया हुआ है इसके हिसाब से बता रहे हैं। और माउंट एवरेस्ट के बारे में जानते ही हैं, यह सबसे आपको ऊंची चोटी है। इसका ऊपर वाला क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस भी किए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, ये बताना है फ्रेंड, जल्दी से बताइए। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आपको विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। अगर इसका इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कब से क्या लागू था, तो 1969 से लेकर के आपको 74 तक, या आपको इसका कार्यकाल तक कर सकते हैं। इसका 1969 को 69 से लेकर के 74 तक। सी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते हैं, ये बातें किसने कही थी, जल्दी से बताइए। तो राइट का ऑप्शन नंबर डी, यह बातें डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कही थी गांधी जी के बारे में। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा था, क्या नारा था ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर सी अर्थात लोकतंत्र बचाओ, आपको यह नारा था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उसके पूर्व जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था 1974 में, और 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के सरकार बनी थी, और उसमें आपको कांग्रेस पार्टी से थे श्रीमती इंदिरा गांधी, वे हार चुकी थी। इस तरह से फ्रेंड्स आपको लोकतंत्र बचाओ इसका नारा था। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रोक सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये जानते हैं फ्रेंड्स आपको 14 दिनों तक रोक सकती है राज्यसभा। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ कब हुआ था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, सुर्खी का। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कुषाणों के द्वारा प्रथम बार आपको प्रयोग मिलता है सुर्खी का उपयोग। सी फ्रेंड इसका ए फ्रेंड्स का राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वरोजगार कार्यक्रम है, ये बताना है। तो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यह एक प्रकार का स्वरोजगार कार्यक्रम है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। बात की जाए फ्रेंड्स आपको, तो यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को 1 अप्रैल 1999 को याद रखेंगे 1999 को इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना एक और आता है, इसमें आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो यह आपको 1993 में हुआ था, याद रखेंगे फ्रेंड्स 1993 में शुरू किया गया था। इस तरह से आपको सभी को दोनों बातों आपको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी 84 सीटें आरक्षित की गई है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है। लोकसभा में बात की जाए तो अधिकतम सीटें जो है 552 है, ये भी आपको याद रखेंगे 552 सीटें हैं, जिसमें 543 पर ही चुनाव होता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये सभी बातें ध्यान में रखना है। यहाँ पर सी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया फ्रेंड्स आपको भारत में कृषि जन्य आपको पदार्थों हेतु दिया जाने वाला श्रेणी या मापदंड क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात एक मार्का जो होता है वह कृषि जन्य उत्पाद पे लगा दिया जाने वाला आपको श्रेणी है। ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ISI की बात की जाए फ्रेंड्स तो ISI जो है मार्का यह टिकाऊ वस्तु पर लगाया जाने वाला आपको मापदंड है। इस तरह से होलोग्राम की बात की जाए तो होलोग्राम फिर से आपको अभूषणों के मापदंड पर निर्धारित करने के लिए लगाया जाता है। इस तरह से आपको सबको बातें सभी तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर किए गए थे ये पूछा जा रहा है। तो इस तरह से राइट होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए अर्थात 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि फ्रेंड्स 1978 में आया था फ्रेंड्स आपको 1978 में आपको फ्रेंड्स 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के क में इसे रख दिया गया। अर्थात संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार न होकर के अब कानूनी अधिकार ही है 300 के अनुच्छेद 300 क के तहत। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फर्स्ट कथन में दिया हुआ है निम्नलिखित द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। यह कथन आपको दिया हुआ है, यह कथन सत्य है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्था का स्थापना तथा सांख्य नामक एक आपको जर्नल निकाला था। ये दोनों कथन सत्य है। दिए गए कथन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य कथन को चयन करना है यहाँ पे। तो डी फ्रेंड इसका राइट है, ना तो कथन 1 और ना ही कथन आपको 2 जो है असत्य है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सूचना का अधिकार कानून है जो लोगों को
अनुमति प्रदान करता है। क्या अनुमति प्रदान करता है सूचना के अधिकार के तहत? तो राइट होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सरकार क्या कर रही है इसका अनुमति प्रदान करता है इस नियम के तहत। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इस एक्ट को पारित किया गया था यूपीएस गवर्नमेंट में 2005 में फ्रेंड्स, ये भी ध्यान में रखेंगे, अर्थात 2005 में, अर्थात कांग्रेस की सरकार ने इसे पारित किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ के रचनाकार कौन थे, ये पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अली मोहम्मद शाह अजीमाबादी जो था यह आपको प्रथम ग्रंथ के रचनाकार थे बिहार के इतिहास के। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थित मूल्य की संतुति किसके द्वारा की जाती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, अर्थात CACP के द्वारा किया जाता है। इसका जो है गठन कब हुआ था, तो 1965 में हुआ था। अब इसे नया नाम 1985 ईस्वी में कृषि लागत मूल्य आयोग का नाम दे दिया गया। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है उसको बताना है। गैर परंपरागत नहीं है तो यहाँ पे समुद्री ऊर्जा दी हुई है, यह गैर परंपरागत है। कोयला गैर परंपरागत नहीं आता है, यह आपको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम। और इस तरह से कोयला, पेट्रोलियम और डीजल ये सभी जो है परंपरागत स्रोत में आते हैं। सौर ऊर्जा आपको मुख्य रूप से परंपरागत स्रोत में आता है। बायोगैस भी परंपरागत स्रोत में आता है। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है कोकण तट निम्न में से किसके बीच स्थित है। कोकण तट किसके बीच स्थित है ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात गोवा और दमन के बीच में अवस्थित है कोकण तट। कोकण तट जो है पश्चिमी घाट का में अवस्थित है, ये भी आपको याद रखेंगे। मालाबार तट केरल में अवस्थित है, जबकि पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस में वर्णित है, किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अनुच्छेद 29 और 30 में यह वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा अगर बात की जाए फ्रेंड्स, आपको जितने भी मौलिक अधिकार है वह हमारे संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 फ्रेंड्स याद होगा 12 से 35, इस 12 से 35 में अनुच्छेद 29 और 30 भी वर्णित है जो संस्कृति और शिक्षा से के अधिकार से संबंधित होता है। ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यह मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है चेन्नई स्थित राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कहाँ एक हरित आपको स्वसंचालित अलवणीकरण संयंत्र पर कार्य कर रहा है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लक्षद्वीप में यह काम हो रहा है और अलवणीय संयंत्र पर कार्य किया जा रहा है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है लोकतंत्र सुधारों का संबंध होना चाहिए। लोकतांत्रिक सुधारों पर संबंध होना चाहिए, क्या किस पे होना चाहिए पूछा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, सुशासन पर आपको सुधार होना चाहिए लोकतंत्र में, ये यहाँ पर राइट आंसर है। अर्थात लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध सुशासन से होना चाहिए, ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है, ये बताना है झूम कृषि कहाँ होती है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तर पूर्वी भारत में झूम कृषि होती है, जिसमें आदिवासी लोग जंगल को जला करके और वहाँ पर 2 से 3 वर्षों तक खेती करते हैं, फिर उसको छोड़कर कहीं अन्य जंगल को जलाते हैं, इस तरह से झूम कृषि करते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान आपको फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है, उसका चयन करना। कौन अधीन नहीं है, तो कामरूप जो है यह अधीन नहीं है। बाकी जो आपको नांगल दिए हुए, दुर्गापुर दिए हुए, बरौनी दिए हुए, यह सब इसके अधीन है, कामरूप नहीं है। कामरूप जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो यह असम का पुराना नाम है कामरूप। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन नाम है असम का, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खेल और उसके आयोजक स्थल से आपको मिलान करना है। कौन सा आपको दिए गए मिलान में कौन सा है विमेलित कौन है, अर्थात सही मिलान किसका नहीं है उसका चयन करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है एशियाई खेल, यह आपको वांगजू चीन में यह मिलान सही है, यह मिलान आपको सही है फ्रेंड्स। आपको
इसलिए दूसरा दिया हुआ है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, यह सर्बिया में होगा, बेलग्रेड में। ये भी आपको मिलान सही है 2023 वाला। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आपको महिला वाला यह भारत में होगा, ये भी आपको सही है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको दिया हुआ है एशियाई खेल 2026 में, यह भारत में दिया हुआ है, यह आपको मिलान सही नहीं है, यह भारत में न होकर जापान में होने वाला है। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, यह बेमेल है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है। तीसरा अंग कौन है सरकार का, ये बताना है फ्रेंड्स। द राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय आपको भारत सरकार के या कह सकते हैं भारत के संविधान के रूप में तीसरा अंग कह सकते हैं। भारत सरकार का तीसरा अंग है सर्वोच्च न्यायालय। अगर प्रथम की बात की जाए कि लोकतंत्र का प्रथम अंग कौन सा है, तो वह आपको विधायिका होता है, ये आपको ध्यान में रखेंगे। विधायिका जो है आपको प्रथम अंग होता है, विधायिका धा जो यहाँ पे होना चाहिए विधायिका। और दूसरा अंग का होता है तो कार्यपालिका, इसका दूसरा अंग होता है। तीसरा में आपका सर्वोच्च न्यायालय होता है। और चतुर्थ में कौन होता है, ये जानते ही हैं फ्रेंड्स, आपको प्रेस को चतुर्थ अंग कहा जाता है लोकतंत्र का। इस तरह से सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान में अनुच्छेद 50 में विधायिका को न्यायपालिका से अलग रखने का निर्देश दिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 50 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद आपको इंडिया डिवाइडेड के लेखक थे। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इस साइड में, ये इधर दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है वह कौन है, ये बताना है। दक्षिण के भारत की गंगा कौन है, तो इसका राइट जानते ही होंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी, कावेरी जो है दक्षिण के गंगा कहा जाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन आपको वितरित करता है, अर्थात राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन देता है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ऑप्शन नंबर ए, चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को चिन्ह प्रदान की जाती है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको लोकनायक जयप्रकाश के जीवन पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन किसके द्वारा लिखी गई थी, ये बताना है। जो लोकनायक जयप्रकाश के जीवनी पर आधारित था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात प्रोफेसर विमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद के द्वारा यह आपको लिखी गई पुस्तक है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जो आपको पुराणों का अध्ययन किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में बनारस में हुए अधिवेशन में का अध्यक्षता किया गया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया फ्रेंड्स आपको राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है, ये तो जानते होंगे फ्रेंड्स आपको, तो यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ किया था, कब किए थे दांडी यात्रा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 12 मार्च 1930 को इन्होंने प्रारंभ किया था। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था ये भी पूछता है, तो साबरमती आश्रम से गांधी जी ने 78 समर्थकों के साथ, ये भी पूछता है कितने समर्थक, तो 78 समर्थकों के साथ में 12 मार्च 1930 को पदयात्रा शुरू किए थे। और 6 अप्रैल 1930 को आपको दांडी नामक जगह पर पहुँच करके नमक बना करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू भी किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 2 चरणों में हुआ था, एक 6 अप्रैल 1930 को जो 30 से जो 5 मार्च 1931 तक चला, और दूसरा जनवरी 1932 से लेकर के अप्रैल 1934 तक रहा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है शैलकृत मंदिर है, कौन सा शैलकृत मंदिर है ये बताना है। बृहदेश्वर का मंदिर या कैलाश का मंदिर या कंदारिया का या आपको लिंगराज मंदिर कौन सा है, जल्दी से बताइए। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कैलाश मंदिर जो एलोरा का है वह आपको फ्रेंड्स कैलाश मंदिर वह आपको शैलकृत मंदिर का आपको उदाहरण है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है ये बताना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यह नागपुर में अवस्थित है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया है भूमि के ऊपर भाग में जो गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में क्रमिक वृद्धि की दर लगभग कितना प्रतिशत प्रति किलोमीटर होती है, ये पूछ रहा है। कितना वृद्धि होती है ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको फ्रेंड्स बी अर्थात ऑप्शन नंबर बी अर्थात 35 डिग्री प्रति किलोमीटर वृद्धि दर होती है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार राज्य में शहरीकरण की दर कितनी है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 11.29% जो है शहरीकरण का दर है बिहार का। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया सितंबर 2023 तक आपको भारत में कुल कितने विश्व विरासत स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, ये बताना है। सितंबर 2023 तक पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 42 आपको 42 कुल जो है 42 है जैसे विश्व विरासत स्थल में यूनेस्को के द्वारा सूची में शामिल किया गया है भारत के। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिए वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां हैं, ये बताना है। तो इसका हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात यहाँ पर 6 दल जो है शामिल हैं। वर्तमान 6 दल है फिर जिसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी को आपको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हुआ है वर्तमान में। ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हुआ निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमिलित विकल्प को चुनना है। कौन सा ही मिलान नहीं है ये चुनना है फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी दिया हुआ है यह सबको सही मिलान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, यहाँ पर सिडनी दे दिया हुआ है तो यही इसका राइट हो जाएगा। जबकि इंडोनेशिया का दिया हुआ है, बाकी सब जो दिएगा वह सभी है। इसे आप अपने से सभी देख लेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हाल ही में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला आपको मायावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। यह आपको मायावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है, ये बताना है फ्रेंड्स। जल्दी से बताइए। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी यह जापान से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तवांग मठ पूछ रहा है किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बताइए। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। सबसे बड़ा मठ भी है, ये भी आपको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1591 में किसको हराया था। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी चेरो जनजाति को हराया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको बिहार और झारखंड के कई इलाकों में आपको 12वीं सदी में चेरो जनजाति यहाँ पे उदय हुआ था, उसी को इसने हराया था। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको समप्राय मैदान संबंधित है, किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यह नदी से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर है। फ्रेंड्स बात की जाए संप्राय मैदान की, तो यह उस समय आपको नदी की अंतिम जो अवस्था होती है क्षैतिज अपर्दन, जहाँ पे आपको पूरी तरह से असमानताएं दूर हो जाती है, उस समय यह आपको बनता है। अर्थात क्षैतिज अपर्दन और निक्षेप दोनों मिलकर संप्राय मैदान का निर्माण करता है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है आपको फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है, क्या पैदा करता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्न जीवाणुओं को उसके रोग के साथ सम्मिलित करें और सही विकल्पों को चयन करना है। फर्स्ट में आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे विकल्प कौन सा सही होगा। तो आपको ट्रिपोनीमा जो है पैलेडीमियम, यह इसका कौन से रोग से संबंधित है। तो ये राइट रेफरेंस आपको सिफिलिस से संबंधित है, ए इसका 3 हो जाएगा। जबकि आपको दिया हुआ दूसरा में यार्सिनिया पेस्टिस दिया हुआ है, इसका संबंध जो है यह आपको प्लेग से है, इसका 1 हो जाएगा। जबकि बेसिलस एंथ्रेक्स का संबंध आपको एंथ्रेक्स से हो जाएगा। ये दिएगा ऑप्शन में, यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 छोड़ दिया, 2 यहाँ पे लिखा गया है फ्रेंड्स, तो एंथ्रेक्स हो जाएगा, इसको समझ लीजिएगा। एंथ्रेक्स से है। जबकि आपको विब्रियो कोलेरी का संबंध आपको कोलेरा से है। डी इसका राइट हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो है कुट में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर
थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अपने आंसर से भी आप मिलान कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रकाश, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है ये बताना है। अर्थात परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, इसका चयन करना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यह आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है पादपों में मूल रूम द्वारा जल जिस क्रिया से अवशोषित किया जाता है वह क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यह परासरण कहलाता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है, किस कारण से रखने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए वनों का विशाल क्षेत्र को रखना अति आवश्यक है। सी डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है वनस्पति तेलों को आपको संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात H2 गैस का, हाइड्रोजन का आपको इसमें उपयोग किया जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको यदि निर्वात में प्रकाश का चाल सी हो और यहाँ पे न्यू दिया 1.5 दिए हुआ है, फिर आपको इसका मान वाले पदार्थ में प्रकाश का वेग कितना होगा ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी हो जाएगा। कैसे इसको निकालेंगे हम लोग टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का नाम। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। या नेक्स्ट आपको दिया है प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत आपको दिशिक होते हैं कहलाता है, क्या कहलाती है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, क्या कहलाती है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे हम लोग लेजर कहते हैं। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, उसका नाम बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मॉग जो है द्वितीय प्रदूषक में आता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। धान और अनाज किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर, आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स सम्मिलित में धान और या चावल से संबंधित हो जाएगा। दो हो जाएगा मांस और दूध किससे संबंधित होता है, तो यह आपको मछली से संबंधित हो जाएगा। मांस से यहाँ से 3 हो जाएगा। जबकि आपको वसा और शर्करा किससे संबंधित है, तो यह आपको घी हो जाएगा। अब फले और सब्जियाँ किससे, मसूर की दाल से संबंधित हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपको सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है, इसे देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, किस युग में, ये बताना है। खुला परिसंचरण तंत्र दिए गए ऑप्शन में से किस में मिलता है, किस जोड़े में मिलता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है, अर्थात इसके ब्लड के आने जाने के लिए धमनी शिरा इसमें नहीं होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र खुले होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया क्रॉस आपको लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का कौन सा उदाहरण है, ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात बैकेलाइट जो है इसका उदाहरण है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है किसी विगलित परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी क्या कहलाता है, ये पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का आकार कहा जाता है। या बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा, ये बताना है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कुष्ठ रोग उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु जनित यह रोग होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी बायोगैसीय प्रदूषक है, कौन सा है प्रदूषक। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्रदूषक है अम्ल वर्षा के लिए। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। यह सल्फर डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जाके आपको वातावरण में जल से मिलकर के आपको H2SO4 बना देता है जल के साथ मिलकर के। इस तरह से यह आपको उत्तरदायी है अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट आपका दिया है जीन द्वारा नियंत्रित होता है, कौन सा नियंत्रित होता है, ये बताना है। जीन द्वारा फिर से आपको आनुवांशिकता आपको नियंत्रित होता है, न कि प्रोटीन संश्लेषण नियंत्रित होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है, ये बताना है। वायुमंडलीय प्रदूषक कौन सा गैस है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडलीय प्रदूषक है।
सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है हड्डियों में जमा आपको मुख्य खनिज तत्व होता है। हड्डियों में कौन सा मुख्य खनिज होता है ये बताना है। तो राइट रेफरेंस ऑप्शन नंबर डी अर्थात कैल्शियम जो है हड्डियों में होता है। हड्डियों में ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियाँ जो बनी होती है वह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग के और उसके प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होता है। किस नियम के अनुसार ऐसा होता है ये बताना है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जूल के नियम में ऐसा होता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है एगार प्राप्त किया जाता है। एगार किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए सवालों से आपको एगार प्राप्त किया जाता है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया ग्राफ में दिए गए आपको यहाँ पे 4 सेकंड में चली गई दूरी क्या होगा ये बताना है। इसे कैसे बनाएंगे फिर से आपको फिलहाल राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपको ये बता देते हैं। सी इसका राइट आंसर है। कैसे बनाएंगे हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सा है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिया है उत्तर लेंस का यहाँ पे दिया है। फिर से आपको दिया हुआ है आपको और ये यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। तो इसका भी राइट आंसर बता देते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कैसे बनेगा टेलीग्राम से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य कोशिका में होता है। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का ये क्या पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात रेस्पिरेशन में इसका मुख्य भूमिका होता है। मतलब अर्थात श्वसन क्रिया में इसकी मुख्य भूमिका होती है। रेस्पिरेशन से बोलते हैं फ्रेंड्स। श्वसन क्रिया के द्वारा जो हम लोग सांस लेते हैं उसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपको ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस तरह से जो सांस लिए ऑक्सीजन वह आपको ग्लूकोज का एक पाइरूवेट रूप होता है। पाइरूवेट रूप माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है जो 3 कार्बन वाला होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन से यह अभिक्रिया कर करके अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके यह आपको कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल और एटीपी ऊर्जा के रूप में देता है। इस तरह से रेस्पिरेशन में इसका मुख्य भूमिका होता है। इसमें बाकी जो क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको रीजनिंग और मैथ का दिए गए हैं। इस सभी का जो सलूशन कैसे हुआ सभी हम टेलीग्राम पर देते आ रहे हैं, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी एक ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर करें ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।